हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल इग्माइट चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड के ऊपर। आज हम सबसे पहले इंडियन पिनल कोड में पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, जो कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 में बताया गया है। सेक्शन 1 बात करता है इसकी टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के बारे में। सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज इंडियन पिनल कोड। इस एक्ट को इंडियन पिनल कोड कहा जाएगा एंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, और ये पूरे भारत के ऊपर एप्लीकेबल होगा। 2019 से पहले यहाँ पर लिखा था एक्सक्लूडिंग, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 370 हटने की वजह से और जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से एक्सक्लूडिंग द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हटा दिया गया यहाँ से। अब सेक्शन 1 जो है वो है This act shall be called as Indian Penal Code and shall extend to whole of India। लेकिन सेक्शन 18 के अंदर इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है। यहां पर कहा है इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड एक्सक्लूड्स, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड एक्सक्लूड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडिया के अंदर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 18 में लिखा हुआ है अभी भी, जो इंडिया को डिफाइन करता है। तो अभी टेरिटोरियल इंप्लीकेशन क्या है इसकी? इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? इसके अंदर आपके टेरिटोरियल वाटर्स भी आ गए, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। इसके अंदर आपकी इंडियन एम्बेसीज भी आ गई। तो ये टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की बात करता है सेक्शन 1। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बारे में। ये कहता है एवरी पर्सन who does an act or omission within India which is contrary to the provisions of Indian Penal Code is liable for IPC। कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे वो इंडियन सिटीजन ना हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक्ट या कोई ओमिशन करता है जो कि अगेंस्ट है आईपीसी के प्रोविजंस के, और वो एक्ट या ओमिशन कहां पर हो रही है? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो रही है, तो वो पर्सन जो है लाइबल ठहराया जाएगा इंडियन पिनल कोड के। तो ये सीधी सीधी बात कह रखी है सेक्शन 2 के अंदर। जैसे कोई पर्सन है ए, वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो कोई एक्ट करता है, मान लीजिए मर्डर का एक्ट करता है, विच इज कंट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। आईपीसी में उसको एक ऑफेंस बताया गया है, और वो ऑफेंस कर रहा है कहां? इंडियन टेरिटरी में। तो ए जो है इज लाइबल अंडर आईपीसी। ठीक है। उसके बाद कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, देयर मे बी सम ऑफेंसेस, द नेचर ऑफ द ऑफेंसेस आर सच दैट इफ दे हैव बीन डन आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर किए गए हैं, बट दे आर इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन जो इसका इंपैक्ट है वो इंडियन टेरिटरी पर पड़ रहा है। ठीक है। जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, चीटिंग थ्रू लेटर्स होता है, अबेटमेंट होता है, ऐसे कुछ क्राइम है जो किए तो जा रहे हैं बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट दे आर इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए भी ए को जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, लायबल ठहराया जाएगा सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है। हमारी एक मैगजीम है क्रीमेन ट्रेहिट पर्सोनम करके, क्रीमेन ट्रेहिट पर्सोनम। इसका मतलब है क्राइम कैरीज द पर्सन। क्राइम जो है पर्सन के साथ साथ चलता है। मतलब अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, तो जिस जगह पर वो ऑफेंस हुआ है उसी जगह का कानून लगेगा उसको पनिशमेंट देने के लिए। तो ये मतलब है इसका क्रीमेन ट्रेहिट पर्सोनम का। अब इसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की। सेक्शन 2 में हमने डिस्कस किया इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 1 रेड विद सेक्शन 18 में हमने डिस्कस किया टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी को। अब सेक्शन 4 आता है जो बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी को। यहां पर बात करी गई है 3 क्लॉजेस में। पहला क्लॉज बात करता है इंडियन सिटीजन के बारे में, दूसरा क्लॉज बात करता है एवरी सिटीजन के बारे में, और तीसरा क्लॉज बात करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज के बारे में। तो पहला क्लॉज बात करता है इसका इंडियन सिटीजन के बारे में।
मान लीजिए कोई पर्सन है ए, जो एक इंडियन सिटीजन है, ए कमिट्स एन ऑफेंस इन अ फॉरेन टेरिटरी विच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। ए एक इंडियन सिटीजन है जिसने फॉरेन टेरिटरी में कोई ऑफेंस किया है जो आईपीसी में पनिशेबल है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो ऑफेंस उस फॉरेन टेरिटरी में पनिशेबल है या नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है कि वो इंडियन सिटीजन है और उसने फॉरेन टेरिटरी में एक ऑफेंस किया है जो आईपीसी में पनिशेबल है। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल रियलम, इंडिया ओज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरनेशनल रियलम टू पनिश हिज सिटीजन फॉर द ऑफेंस। तो वो पर्सन लायबल हो जाएगा आईपीसी में सेक्शन 4 क्लॉज 1 की वजह से। अब क्लॉज 2 पर आते हैं। क्लॉज 2 बात कर रहा है एवरी पर्सन की। यहां पर फ्लोटिंग टेरिटरी की बात हो रही है। फ्लोटिंग टेरिटरी, इंडियन शिप हो गया या इंडियन एयरक्राफ्ट हो गया, कोई इंडियन शिप है या इंडियन एयरक्राफ्ट है, वो किसी फॉरेन टेरिटरी में है, फॉरेन टेरिटरी के टेरिटोरियल वाटर्स में है, या हाई सीज में है, इंटरनेशनल वाटर्स में, या एबव दी फॉरेन टेरिटरी है, यानी कि हवा में है, एयरक्राफ्ट है तो हवा में भी हो सकता है। उस फ्लोटिंग टेरिटरी में अगर कोई ऑफेंस होता है किसी भी पर्सन के द्वारा, देन दैट पर्सन, और वो ऑफेंस है आईपीसी के अंदर ऑफेंस है, वो तो नेचुरल है, तो वो ऑफेंस है आईपीसी के अंदर ऑफेंस है वो एक्ट, तो वो पर्सन लायबल होगा आईपीसी। उसके बाद तीसरा क्लॉज है जो कंप्यूटर रिसोर्स की बात करता है। इफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अंडर अटैक बाय एनी पर्सन सिटिंग बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लायबल अंडर आईपीसी। क्लॉज 3 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कंप्यूटर रिसोर्स है जो आपकी कंट्री में है और मान लीजिए कोई पर्सन बैठा हुआ है चाइना में, उसने अटैक कर दिया आपके कंप्यूटर पर, वायरस वगैरह छोड़ दिए उसने, तो जो पर्सन बैठा हुआ है चाइना में वो लायबल होगा सेक्शन 4 क्लॉज 3 में, आईपीसी के अंडर वो लायबल हो जाएगा। अगर सेक्शन 4 का क्लॉज 3 नहीं होता तो कहां पर आता है? तो ये आ जाता है सेक्शन 2 में। क्यों? क्योंकि जो अटैक हो रहा है कंप्यूटर रिसोर्सेज के ऊपर, इट इज इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एक एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 4 के साथ जुड़ी हुई, ये एक्सप्लेनेशन है डीमिंग फिक्शन है। वो कह रहा है कि जो ऑफेंस है वो क्या है? वो एवरी एक्ट विच इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, every act which is committed outside the territory of India and constitutes an offense under IPC। कोई भी एक्ट है जो आपने बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया करा है और आईपीसी में एक ऑफेंस बनाता है, और अगर वो ऑफेंस इंडिया में होता तो उस पर्सन के ऊपर मुकदमा चलाया जाता इंडिया में, वो पर्सन लायबल होता आईपीसी। तो हमें 3 चीजें देखने को, एक्ट किया गया इंडिया के बाहर, वो एक्ट आईपीसी के अंदर एक ऑफेंस बनाता है, और तीसरा अगर वो ऑफेंस इंडिया के अंदर होता तो वो पर्सन लायबल होता उस ऑफेंस को लेकर के। तो ये एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ए, उसने फॉरेन टेरिटरी में मर्डर कर दिया। अब हम देखेंगे क्या ये जो मर्डर है वो एक ऑफेंस है आईपीसी के अंदर, तो वो सेक्शन 300 के अंदर एक ऑफेंस है। हम देखेंगे कि सेक्शन 300 के सारे एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं। क्या अगर वो मर्डर इंडियन टेरिटरी में होता तो क्या वो पर्सन लायबल होता? हाँ जी होता। तो अब वो पर्सन लायबल हो जाएगा इंडिया के अंदर। अब इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बात करता है? सेक्शन 3 बात करता है, ये एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है सेक्शन 2 और सेक्शन 4 के बीच में जो गैप है उस गैप को ब्रिज कर रहा है। सेक्शन 2 बात कर रहा है इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की, सेक्शन 4 बात कर रहा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की, और सेक्शन 3 इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है। एक डीमिंग फिक्शन है सेक्शन 3, एक डीमिंग फिक्शन है। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर किया गया है और वो ऑफेंस है इज लायबल एंड दैट द पर्सन हु कमिट दैट ऑफेंस इज लायबल अंडर आईपीसी, ठीक है, आईपीसी के अंडर सेक्शन 4 के अंदर वो लायबल हो गया, और सेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 188 के अंदर वो पर्सन लायबल हो गया। सेक्शन 188 ऑफ व्हाट? सीआरपीसी। तो
हम ये मान लेंगे, देखो डीमिंग फिक्शन आ गया ना, तो हम मान लेंगे कि वो ऑफेंस में इंडिया के अंदर किया गया है। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि उस पर्सन के ऊपर इंडिया के अंदर केस चलाया जा सकता है। अदरवाइज द कंट्री इंडिया इज रिक्वायर्ड टू एक्स्ट्राडिट दैट पर्सन टू फॉरेन कंट्री for the punishment, but because of the section 3 it maintains the international comity and that person can be prosecuted in our country. So section 3 is a deeming fiction which bridges the gap between section 2 and 4. It is a deeming fiction which says if any offense which is punishable under IPC has been committed beyond the territory of India and the person is liable under section 4 read with 188, then it will be considered, it will be deemed that offense has been committed in India. Thus India maintains the international comity, otherwise that person required to be extradited to the foreign country for the punishment. तो यहाँ पर हमारे ये ऑब्जेक्ट फुलफिल हो रहा है कि कोई भी पर्सन जो है अनपनिश नहीं जाना चाहिए, इंटरनेशनल कॉमिटी मेंटेन हो रही है हमारे। तो आई थिंक आप लोगों को सेक्शन 2, 3, 4 और सेक्शन 1 और 18 क्लियर हो गया होगा, और ये मैक्सिमम भी क्लियर हो गई होगी। क्रिमिनल ट्रैक पर्सोनल, जिसका मतलब होता है क्राइम कैरीज द पर्सन। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में ऑफेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।